चलो पहले तो पेपर लेके आ जाओ, आज पेपर क्या हुआ। ओके, कितने क्वेश्चन आए? 10। ओके, कहां से स्टार्ट है बेटा? 91 लास्ट में दिए गए इस बार। चलो ठीक है, 91 से स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा, सभी कीट किस वर्ग के प्राणी हैं? हेक्सोपोडा। ऑर्थोपोडा कितने लोग करके आए? क्यों बेटा, क्लास में पढ़ा था ना हमने कि जो हमारा वर्ग है इंसेक्ट है, उसका दूसरा नाम क्या है? हेक्सोपोडा। इसीलिए सही आंसर क्या जाएगा? हेक्सोपोडा। चलिए दूसरा है, अरे थोड़ी देर शांत रहोगे क्या? पढ़ लेते हैं, है ना, सुनने दो सबको। अब जो बोला वो क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है, मेरे अलावा। चलिए, निम्न में से किस कीट में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है? मोइला के अंदर उसमें क्या मिलता है? निम्फ मिलता है, ठीक है, लार्वा नहीं मिलता। निम्न में से ग्रब नामक लार्वा किस गण में पाया जाता है? हमने ये समझ लिया था अच्छे से। हमारे पास जो लार्वा है वो कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। एक तो था कैटरपिलर, एक था ग्रब, एक था मधुमक्खी वाला, वो भी लेपिडोप्टेरा के साथ ही आएगा लार्वा में। और चौथा था हमारा कौन सा बेटा? मैगट, ठीक है। लार्वा किसके अंदर मिलेगा? एक तो हमारे लेपिडोप्टेरा में और एक हाइमेनोप्टेरा में। ग्रब मिलेगा किसमें? हमारे कोलियोप्टेरा में। और लास्ट हमारा मैगट मिलेगा डिप्टेरा में। तो हमारा आंसर क्या गया इसमें? कोलियोप्टेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तितली के वयस्क में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? साइफनाकार। ये तो इतनी बार समझाया था। साइफन का मतलब मोर्टिन की कॉइल, याद आ गया? ऐसे मुड़ी हुई जो कॉइल होती है उसको हम साइफन कहते हैं। तो साइफन आकार मिलते हैं बेटा। अगला है, निम्न में से फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? इसी बार का रिपीट क्वेश्चन। निम्न में से कपास का मुख्य कीट है? बॉलवर्म, ठीक है। निम्न में से रात्रिचर कीट है? चने का फलीछेदक, ठीक है। दूसरा है सफेद लट, तीसरा है कातरा। अगर चने का फलीछेदक नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमको पता है कि सफेद लट है वो रात्रिचर है और कातरा भी रात्रिचर है। तो आंसर क्या गया हमारा? उपरोक्त सभी गया। नेक्स्ट है, निम्न में से हाइमेनोप्टेरा गण का कीट है? एक ही बेटा, मधुमक्खी, वही याद रखना और कोई याद नहीं रखना। अगला है, ट्राइकोग्रामा क्या है? जैव कवकनाशी। कितने लोग करके आए? वो ट्राइकोडर्मा है बेटा। हम जब लिखते हैं उस समय पर नकल में अक्ल चाहिए होती है, पता है क्या? नकल बिना अकल के करना बहुत हानिकारक होता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्राइकोडर्मा, तो उसका मतलब ट्राइकोडर्मा ही है, वो ट्राइकोग्रामा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो याद रखना, ट्राइकोग्रामा क्या है बेटा? अंड परजीव्याप है। प्रकाश पाश का उपयोग करना किस प्रकार का कीट नियंत्रण है? यांत्रिक है, ठीक है। चलिए, तो एंटोमोलॉजी के 10 क्वेश्चन जो थे वो हमने यहाँ पर आज किए। चलिए, पेपर के अंदर कितने लोगों के 20 से ज्यादा नेगेटिव है? पहले तो वो हाथ खड़े करो। ओके, ऐसे मत करो, हाथ नीचे करो। फिर कितने लोगों के 20 से कम नेगेटिव है ये बताओ। हाँ, ये थोड़ा सही था। 4 5 6 7 8 10 मान लो। तो बेटा ये क्या चीज हो रही है, पहले तो इसको समझ लो। हम जो पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। टीचर्स आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चंस भी सही हैं, लेकिन हमारे जो नेगेटिव हो रहे हैं वो 20 से ज्यादा होने का मतलब तुम समझते हो क्या? 20 इंटू 4 कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 100 होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया है उसने। तुम अगर कह रहे हो 80 तो तुम गलत हो। 20 तो 20 इंटू 4 कितने हुए? 80 हुए। और 20 के नेगेटिव भी तो कर लो, एक एक नंबर कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है। तो आप 100 नंबर पीछे जा रहे हो। 100 नंबर का मतलब भी पता है तुम्हें? 100 नंबर का मतलब क्या हो गया? आपके 480 में से 100 नंबर सीधे माइनस हो गए, 380 पे आ गए तुम। अब तुम्हारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो 380 से होगा, 480 से नहीं होगा। तो 20 नेगेटिव करना हमारे लिए इतना हानिकारक है तो फिर क्यों करके आते हैं हम?
बिल्कुल बेटा, मेरा अभी फील्ड का काम चल रहा है, अभी जस्ट मैं वहीं से आया हूँ, तुम्हें लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैं नहा के आया हूँ अभी से। ठीक है, तो फील्ड पर ही था पूरे दिन, सुबह 8 बजे से लेकर अभी 5 बजने में 10 मिनट कम तक, और फिर आकर तैयार होकर वापस तुम्हारे सामने हूँ। ठीक है, आज कितने लोग आरसीए गए थे ये बताओ मुझे? कोई नहीं गया क्या? फतेह स्कूल के बच्चे तो दिखे थे मुझे वहां पर, कोई ना कोई तो गया था। आरसीए में आपके फतेह स्कूल के जस्ट सामने राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कितने लोग गए थे? कोई नहीं गया। चलो आलू बड़े खाने कितने लोग गए थे? नहीं गए। चलो गेट पे मुझे कौन मिला था? फतेह स्कूल के गेट पर। ठीक है, तो ये आलू बड़े खाने जा रहे थे। अच्छा कोचिंग आ रहे, चलो मैं आलू बड़े खाने जा रहा था। हाँ मैं उधर जा रहा था। तो सुन लो बेटा, हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है? नेगेटिव मार्किंग है ना। आप जितने नेगेटिव करोगे आपका स्कोर उतना कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहली चीज तो याद रख लो कि लालच है ना, वो बुरी बला नहीं होती है, बहुत बुरी बला होती है। कैसी होती है? बहुत बुरी बला है वो, बुरी बला नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी बला है। क्योंकि तुम्हें जो ज्ञान है उसका सदुपयोग तुम जब पेपर के अंदर करते हो, उन सबको गोबर में मिलाने का काम नेगेटिव मार्किंग करती है। ठीक है, आप उन बच्चों से पीछे चले जाते हो जिनको तुमसे कम आता है। ठीक है, तो अधिक ज्ञान भी कई बार हानिकारक हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो पहली चीज, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। आप टीचर से ज्यादा जानते हो क्या? सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा हूं मैं, बाकी तो बहुत ज्यादा जानते हो, पर सब्जेक्ट के अंदर तुम टीचर से ज्यादा नहीं जानते, और एग्जाम में एग्जामिनर से ज्यादा नहीं जानते, तो फिर तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश ही क्यों करते हो? जब तुम्हें पता है कि इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, फिर उस क्वेश्चन के पीछे क्यों पढ़ना है? एक बार सोच के देखो, तुम अगर 20 नेगेटिव नहीं करते, सपोज करो, चलो तुम्हारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल सद्बुद्धि में बदल गई और तुमने 20 नेगेटिव नहीं करे, तुम कम से कम 20 नंबर तो ऊपर रहोगे। समझ रहे हो क्या? है ना। तो ये 20 नंबर हम नीचे क्यों जा रहे हैं? हमारी बेवकूफी से, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसे ही सुधारना है। और उसको सुधारने का सबसे बड़ा इलाज यही है कि एक चीज रट लो कि लालच बुरी बला नहीं है, बहुत बुरी बला है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को छोड़ना सीखो बेटा। ठीक है, आप अगर 2-5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके जाओगे तुम्हारी रैंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम 20 नेगेटिव करके आ जाओगे तुम्हारी रैंक बिल्कुल नीचे आ जाएगी, जबकि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो इसलिए अगली बार से ये चीज ध्यान रखोगे कि क्वेश्चंस हमको छोड़ने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर नहीं जाना है। किसी ने ये थोड़ी कहा 100 क्वेश्चन दिए 100 के 100 करो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, कहा किसी ने? ऐसा नहीं कहा। या तुम्हारे पीछे कोई छुरी लेके बैठा रहता है कि 100 क्वेश्चन कर, ये क्यों छोड़ रखा है तूने? नहीं कहता ना, तो बेटा फिर क्यों करते हो? ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, ओके। अब उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जब करते हो तो तुम्हें शायद दुख ना हो, तुम भूल जाओ कि यहाँ पेपर हो गया, लेकिन मुझे दुख होता है क्योंकि तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। जितने भी, मैं खुद कह सकता हूँ कि जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो मेरे सामने बैठे हुए। बहुत अच्छे से तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम उस पढ़ाई को बेकार कब करते हो? जब तुम नेगेटिव मार्किंग करते हो। तो अगली बार से नेगेटिव मार्किंग कम करने की कोशिश करोगे? चलिए, कितने बच्चों के 5 से कम नेगेटिव? 5, ठीक है। 5 से कम, ठीक है। 5 नेगेटिव है, 5 नेगेटिव कोई बुरी चीज नहीं है, वो हो जाते हैं गलती से भी, ठीक है। लेकिन 20 नेगेटिव बहुत बुरी चीज है। तो अगली बार से कोशिश करना कि तुम्हारे नेगेटिव जो है वो 5 के अंडर रहे। इस चीज से मतलब मत रखना कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, ठीक है। तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे जब तुम पढ़ना अच्छे से स्टार्ट करोगे, नंबर बढ़ेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग कम करना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक तुम जून में पहुंचोगे ना, तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग 20 से 40 हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें और डर लगने लगेगा पेपर से कि नहीं मुझे जेट क्लियर करना, मुझे आईसीआर क्लियर करना है। उस डर के मारे तुम 20 की जगह उसको 40 तक पहुंचा दोगे, और 40 क्वेश्चन का मतलब तुम्हारे 50% भी नहीं रहे। क्या सिलेक्शन होगा? क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये साफ कह दूं, प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं होने वाला, ये मान लो। तो नेगेटिव को बढ़ाना नहीं है, क्या करना है बेटा? कम करना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करें। पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे रस्ट के बारे में, हमारे रोली रोग के बारे में। हमने कुछ खास बातें जी जो थी वो देख ली थी। सबसे पहले हमने समझ लिया था
कि जो गेहूं का रोली रोग है उसका रोग जनक कौन है? पक्सीनिया। अपनी कॉपी में देखो क्या नाम लिखा है, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या चीज है बेटा? कवक है। ठीक है, पक्सीनिया स्पीशीज जो है वो एक कवक का नाम है। ये जो कवक है वो कैसी है? मृदा जनित है, बीज जनित है, वायु जनित है? तो आपके कोर्स की अकेली कवक ऐसी है जो याद रखनी है, कैसी है? वायु जनित। इसके अलावा कोई भी वायु जनित नहीं होगी। कवक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जीवाणु की नहीं कह रहा मैं। ठीक है, कवक वायु जनित नहीं होगी, सिर्फ ये होगी। दूसरा हमने बात करी इसके लिए कि ये कैसी है बेटा? बहुरूपी कवक है। बात करी थी ना कि ये बहु की तरह दिखती नहीं है, इसके बहुत सारे रूप हैं। मतलब ये बहुत अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनाती है। कितने प्रकार के बीजाणु बनाए बेटा? 5 प्रकार के बीजाणु बनाती है। और उसके साथ साथ ये कवक जो है ये एक बार में खत्म नहीं होती। जैसे ही गेहूं आपने हटा दिया तो ये गेहूं के अलावा दूसरी जगह पहुंच जाती है। कहां पहुंचती है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जीवन काल खत्म नहीं होता, पूरा 1 साल जो है इसका जीवन काल चलता है। क्या दूसरी कवक का जीवन काल अभी तक इतना पड़ा? क्या नहीं पड़ा है। तो याद रखना है, एक तो दीर्घ चक्री कवक और एक बहुरूपी कवक। कितनी है बेटा? पक्सीनिया है, केवल इसके अलावा कोई भी दूसरी कवक नहीं आएगी। याद रखेंगे चीजें हम, ओके। चलिए आगे हम बात करें। लास्ट हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखा था, कौन सा? कि जो हमारे रोली रोग हैं उनके जनक कौन है? मेहता साहब, डॉक्टर केसी मेहता। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और पता लगाया कि कहां पर कौन सा रोली रोग दिखता है। और उन्होंने कहा गेहूं के अंदर लगने वाले रोली रोग जो है वो मुख्य प्रकार से कितने बेटा? 3 है, ठीक है। 5 तो टोटल रोली रोग है, उन्होंने गेहूं में 3 रोली रोग बताया। एक तो काला रोली रोग, एक भूरा और एक पीला रोली रोग, ठीक है। ब्लैक रस्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? काली रोली। क्या बोलेंगे? ठीक है। काला रोली रोग जो है ये किसके कारण होता है? नाम हमें पता है, क्या नाम है? पक्सीनिया। क्या नाम है बेटा? पक्सीनिया। इसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसको याद रखने में बच्चों को दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये सबसे लंबा नाम है, ठीक है। क्या नाम है इसका? पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रीटिसाई। ओके चलो, गेहूं का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, पता है ना हमको, तो उसी से याद रखना, पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रीटिसाई। ये क्या करता है बेटा? काला रोली रोग करता है। कौन सा रोली रोग है? काला रोली रोग है। किसके अंदर होता है? गेहूं के अंदर होता है, ठीक है। अगली बात करें, दूसरा हमारा जो रस्ट है वो कौन सा है बेटा? भूरा रोली रोग, या हम इसको कह सकते हैं भूरी रोली, ठीक है। तो भूरा रोली रोग किससे होगा? नाम तो वही लिखेंगे हम, पक्सीनिया, ठीक है। लेकिन पक्सीनिया की प्रजाति है वो हमें बदलनी है, ओके। प्रजाति जो यहां पर आती है वो कौन सी है बेटा? रिकॉन्डिटा। कौन सी है? रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। और तीसरी बात करें कौन सी है हमारी? पीली रोली। कौन सी बेटा? पीली रोली। ये किसकी वजह से होती है? वही नाम आएगा वापस से, पक्सीनिया, लेकिन इसकी प्रजाति बदल जाएगी बेटा। कौन सी है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। कौन सी है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ओके। ये तीनों रोली रोग किसके अंदर होते हैं बेटा? गेहूं के अंदर होते हैं। किसके अंदर? ठीक है। अब ये जो इसके नाम है वो इसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। नाम क्या लिखा? काला रोली रोग। मतलब इसमें जो भी लक्षण दिखेंगे वो किस रंग के होंगे? काले रंग के होंगे। दूसरा लिखा भूरा रोली रोग, इसमें किस रंग के होंगे? भूरे रंग के। और पीले रोली रोग में पीले रंग के होंगे। बस इतना सा, लक्षण क्या दिखते हैं वो आगे की बात है, अभी तो इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। 3 प्रकार की रोली है गेहूं के अंदर, काली, भूरी और पीली, ठीक है। नाम जो याद रखने हैं, पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रीटिसाई, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा और पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, अपने आप क्लास में याद होती है, ठीक है। 4-5 बार आपसे पूछ लूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, और जब इसके लक्षण देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। अगली बात करें बेटा, चौथी हमारी जो रोली है वो कौन सी है? सफेद रोली। कौन सी है बेटा? सफेद रोली रोग। और बात करें ये रोली किसके अंदर होगी? तो ये सरसों के अंदर होती है बेटा। किसके अंदर होती है? इसके अलावा सफेद रोली किसी में मत करना,
सफेद रोली किसमें होगी? सरसों के अंदर होगी। किसकी वजह से होती है बेटा? अल्बुगो कैंडिडा। किससे होगी बेटा? अल्बुगो कैंडिडा। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको पिछले टेस्ट में दिया था, याद आया क्या? हाँ, क्या याद आया बताओ? सर वो मत पूछो, बस याद आ गया हमें। क्वेश्चन मैंने दिया था, निम्न में से ऊमाइसीट्स वर्ग की कवक है। आंसर गया था एल्बुगो कैंडिडा। याद आया क्या? तुम्हें याद नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूं तुमको, शर्म करो कुछ। तो एल्बुगो कैंडिडा किसकी है बेटा? ऊमाइसीट्स की है। तो इसके बारे में एक चीज तो हम पहले ही याद कर चुके हैं, ठीक है। इसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा है बेटा? सफेद रोली रोग। किसके अंदर हो रहा है? सरसों के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इतना सा पूछा हुआ है जेट के अंदर, सफेद रोली रोग किस फसल का मुख्य रोग है? बस इतना सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा है? सरसों है, ठीक है। लास्ट बात कर लें बेटा, कौन सा है? लाल रोली रोग। कौन सा है? लाल रोली रोग। ये किसकी वजह से होता है? शैवाल की वजह से। किसकी वजह से? और कौन सी फसल में होता है वो याद रखना, चाय के अंदर होता है। अकेला ऐसा रोग है जो शैवाल से होगा, इसके अलावा शैवाल से कोई भी रोग नहीं होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, शैवाल से होने वाला रोग कौन सा है बेटा? लाल रोली रोग। किसके अंदर? चाय के अंदर। जैसे हमने बात करी थी, लिख लो इसको, हमने बात करी थी हमारे नारियल में होता है कडांग कडांग रोग। किसकी वजह से? हाँ, सब अलग अलग बोल दो, चलो। प्रोटोजोआ। और कुछ आंसर? फाइटोप्लाज्मा। और वायरोइड। और कुछ? वायरोइड। अब याद आ गया धीरे धीरे, ठीक है। क्या आंसर है? वायरोइड। और आलू का तरकूकंद रोग किससे होता है? वो भी वायरोइड से। तो वायरोइड से होने वाले कितने रोग याद करने थे? केवल 2, ठीक है। एक तो नारियल का कडांग कडांग और एक आलू का तरकूकंद रोग। चलिए बेटा बताइए, गाय के अंदर मैड गाउ रोग किससे होगा? प्रियोन से होगा। शीप या फिर भेड़ के अंदर स्क्रैपी रोग किससे होगा? वो भी प्रियोन से होगा। और मनुष्यों में सीजेडी किससे होगा? वो भी प्रियोन से होगा। तीनों प्रियोन की है, ठीक है। फाइटोप्लाज्मा की बात कर ले तो 3 रोग होने थे। एक तो गन्ने का ग्रासी प्ररोह रोग, ठीक है, ग्रासी स्टंट डिजीज जो हमने बात करी। दूसरी बात करी थी तिल के अंदर फाइलोडी रोग। मेलोडी नहीं है, फाइलोडी है, ठीक है। अच्छा, याद रखने के लिए क्या है? तिल में क्या है? मेलोडी है, ठीक है। चलिए, तो तिल का फाइलोडी रोग। और तीसरी बात करें, कौन सा आ गया? बैंगन का लघु पत्ती रोग या छोटी पत्ती रोग। बस ये इतनी सी चीजें जो है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेटा, क्योंकि हमें याद क्या रहता है कि कई रोग जो है वो ज्यादातर हो रहे हैं कवक से, कोई विषाणु से, कोई जीवाणु से, और हम वही रट लेते हैं और फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन के अंदर ढूंढते रहते हैं कहाँ दे रखा है और हमारा आंसर गलत होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल डिजीज है उनको तो एटलीस्ट हमें याद होना ही चाहिए कि ये किसकी वजह से हो रही है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। लिख लो लिख लो। चलो लिख लिया। चलो आगे चलें। अब कुछ डायग्राम्स जो है वो आपके लिए लेकर आया हूं मैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर अभी क्या पढ़ने हैं बेटा? 3 रोली रोग पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो पढ़ना ही नहीं है, चाय का लाल रोली रोग, कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक लाइन याद करनी। सरसों का सफेद रोली रोग इसके बाद पढ़ेंगे जब गेहूं कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें गेहूं के जो रोली रोग हैं उसके बारे में बात करनी, ठीक है। यहां पर हम किसके बारे में बात करें बेटा? हेडिंग आप देख रहे होंगे, पस्चूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पस्चूल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? स्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फोट, ठीक है। ये हमारे जो भी रोली रोग है गेहूं के तीनों, चाहे काला रोली रोग हो, भूरा हो या पीला रोली रोग हो, तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, ठीक है। उसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? स्फोट बनते हैं। क्या बनते हैं? तीनों रोगों के अंदर स्फोट बनेंगे, ठीक है। अब स्फोट क्या होते हैं वो समझ लें। तो आप जानते होंगे कि हमारी जो भी कोशिकाएं हैं
या फिर हमारा जो भी पादप है, उस पादप के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। आप पढ़ेंगे इसको बायो के अंदर। जैसे हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इसके ऊपर भी सबसे बाहरी परत कौन सी है, एपिडर्मिस है। कौन सी बेटा, एपिडर्मिस। इसी तरह पौधों के शरीर में भी जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और वो एक ही कोशिका के बिल्कुल लाइन में लगने की वजह से बनती है। मतलब इस तरह से लंबी लाइन के अंदर एक सिंगल परत के रूप में कोशिकाएं जमी हुई होती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे जो पादप हैं, उन पादपों के बीच में इस तरह से क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, है ना। तो होता क्या है कि जैसे ये कवक है, इसका कोई भी बीजाणु जो है वो हमारे पौधे की सतह पर आकर गिरता है, और फिर जैसे ही उसे पता लगता है कि यहाँ पर क्या है, रंध्र उपस्थित है, ओके, और इन रंध्रों से क्या होता है जरा बताना, वाष्पोत्सर्जन होता है। जानते हो ना, ट्रांसपिरेशन है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, पानी का वाष्प के रूप में वातावरण में चले जाना। कहां से, पौधे में से। तो एक बात बताओ, यहां पर नमी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और कवक की वृद्धि के लिए नमी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो बीजाणु, कोई सा भी बीजाणु है, 5 बीजाणु है, वो बाद में बात करेंगे। तो कोई भी बीजाणु आया, वो बीजाणु क्या करता है, पौधे के इस रंध्र के पास आकर अंकुरित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित है बेटा, नमी उपस्थित है। ठीक है, और अंकुरित होकर क्या करता है, कोशिका के पास से अंदर जाता है, और यहां पर मान लिया बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमारे पादप की कोशिकाएं यहां पर हैं। ठीक है, तो ये इन पादप की कोशिकाओं के बीच में अपनी वृद्धि करता है, और ये जो बीजाणु था वो वृद्धि करके क्या बनाएगा, कवक जाल। कवक है ना, तो ये बीजाणु जैसे ही अंकुरित होंगे तो क्या बनेंगे, कवक जाल बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लंबे धागे नुमा संरचना के अंदर हमारे कवक का शरीर यहां पर बढ़ने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। वो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो माइसीलियम बना, और फिर इस माइसीलियम के ऊपर क्या होता है, इस तरह से नए बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ये माइसीलियम बन गया, इस माइसीलियम के ऊपर क्या होंगे बेटा, नए बीजाणु बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने नए बीजाणु बना दी, इस तरह से नए बीजाणु बने। अब बताओ, ये बीजाणु बनेंगे तो ये एपिडर्मिस यहां से टूटेगी या नहीं टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी, क्योंकि उसको जगह चाहिए। तो ये जो यहाँ से पोषण लेगा, उसकी वजह से हमारी पत्ती सूखने भी लगती है, और उसके साथ साथ इसकी जो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस भी क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि ये जो हमारी पत्ती है, इसके ऊपर ये स्पोर्ट बन रहे हैं बेटा, ये अंदर से बाहर निकल रहे हैं ना, यही हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये सफेद रंग की जो पतली सी झिल्ली तुम्हें दिख रही है ना, ये क्या है, हमारी एपिडर्मिस है। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस को तोड़कर बहुत सारे बीजाणु जो है वो बाहर निकल आते हैं, और जब हम इनको देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ धब्बे बन रहे हैं उभरे हुए। ठीक है, जो बाहर की तरफ निकले हुए धब्बे हैं, और जब हम इनको हाथ से हटाते हैं तो ये हट जाते हैं। मतलब क्या है, बीजाणु है। क्या मतलब हुआ कि बीजाणु उपस्थित है। तो ये जो स्पोर्ट होते हैं वो क्या है बेटा, जिनके अंदर बीजाणु होते हैं, ऐसे बीजाणु नुमा आकृति होती है जो एक पतली सी झिल्ली से ढकी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या ऐसा अभी तक किसी कवक में देखा, क्या नहीं देखा। ठीक है, चाहे हमारा जो अर्गट था उसमें स्क्लेरोशिया बन रहे थे, ठीक है, टिक्का के अंदर धब्बे बन रहे थे, ब्लाइट के अंदर जब हमने देखा टमाटर का झुलसा रोग, तो उसमें जलने के निशान बन रहे थे, लेकिन कहीं पर भी बीजाणु बाहर नहीं आ रहे थे। यहां पर बीजाणु एपिडर्मिस को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, या फिर हमें बाहर दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गया, सिंपल सा है। स्पोर्ट इसके अलावा कहीं नहीं बनेंगे, बस इन 3 रोगों के अंदर हमें याद रखना है, क्या बनते हैं, स्पोर्ट बनते हैं। और ये स्पोर्ट क्या होते हैं बेटा, अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, गोलाकार या अंडाकार उभरे हुए धब्बे जिनमें क्या होता है बेटा,
कवक बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कवक बीजाणु होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्फोट कहते हैं। और ये स्फोट सिर्फ रोली रोग में बनेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं बनेंगे। तो स्फोट किसके लिए याद रखना है? सिर्फ 3 रोली रोगों के लिए, काला, भूरा और पीला रोली रोग। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी स्फोट हमें याद नहीं रखना है। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो इसके लिए, पश्चूल या स्फोट के आगे लिख लो। समझ में तो आ गया ये? अच्छे से नहीं आया समझ में? चलो इसको लिख लो एक बार। पश्चूल या स्फोट के लिए लिखें, गोलाकार या अंडाकार उभरे हुए धब्बे गोलाकार या अंडाकार उभरे हुए धब्बे जिनमें कवक बीजाणु होते हैं, जिनमें कवक बीजाणु होते हैं एवं पतली झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं। ये हमने इसलिए बात करी क्योंकि बेटा अगला जो रोग आएगा ना, वो है हमारा स्मट रोग, जिसको हम कंड रोग कहते हैं। उसके अंदर भी एपिडर्मिस बनती है लेकिन धब्बे नहीं बनते। उसके अंदर बीज जो है वो अंदर से पूरा खोखला हो जाता है और उसमें कवक बीजाणु बनते हैं। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए हमने ये चीज समझी है। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है कि हमारा जो पौधा है, उस पौधे की चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे उसका फल हो, कोई भी चीज है, उसके ऊपर उभरे हुए से धब्बे बनते हैं जिनके अंदर क्या है? बीजाणु भरे हुए हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्फोट कहते हैं। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो हमारे पास डायग्राम्स हैं किसके? जो हमारे रोली रोग हैं उसके। ओके, ये जो हमारा रोली रोग है वो कौन सा है? काला रोली रोग। कौन सा रोग है बेटा? काला रोली रोग या ब्लैक रस्ट जो है वो है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें ये जो हमारे स्पोर्ट बने हुए हैं उनके पास में पतली सी सफेद झिल्ली दिख रही है आपको, है ना? तो ये क्या है? एपिडर्मिस। और पौधे के अंदर इस तरह से ये जो बीजाणु है वो बने हुए हैं। मतलब हमारे पौधे के अंदर क्या है? बाहर तो बीजाणु है, अंदर कौन है? कवक है। तो कवक पोषण लेगी या नहीं लेगी? लेगी। उसको तो अपनी वृद्धि के लिए पोषण चाहिए, तो वो पोषण किससे लेगी? हमारे पौधे से लेगी। ठीक है, और अगर ये जो हमारे धब्बे बन रहे हैं, स्फोट बन रहे हैं, ये तने पर बन गए तो क्या तना मजबूत रहेगा? क्या नहीं, वो सूख जाएगा, बेचारा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना पहली चीज क्या है बेटा? ब्लैक रस्ट या जो काली रोली है। ठीक है, इस काली रोली को हम दूसरा नाम और देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ रोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ रोली या फिर तना रोली कहते हैं। ठीक है, तो आपने जहां पर ब्लैक रस्ट या फिर काली रोली लिखा था ना, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लो उसको, दोनों नाम इसके। क्या नाम है? स्तंभ रोली या फिर तना रोली। क्योंकि इसके मुख्य लक्षण कहां दिखते हैं? तने पर दिखते हैं, पत्तियों पर नहीं दिखते। अभी टेबल बनाई थी ना हमने, काला रोली, फिर पक्षीना ग्रेमिनिस्ट्रेटिसाई, फिर गेहूं लिखा था। ठीक है, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लो इसको स्तंभ रोली या फिर तना रोली, क्योंकि इसके लक्षण मुख्यतः कहां दिखते हैं? तने पर दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज ये? तो इस तरह से हमारी काली रोली दिखती है। अब एक बार जब ये डायग्राम बताया तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये ब्लैक तो लग ही नहीं रहा, ये तो भूरा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए है बेटा क्योंकि ये बिल्कुल क्लोजअप में उसका फोटो लिया हुआ है। आप जब दूर से उसको देखोगे तो आपको ये जो डार्क ब्राउन कलर जो है ये ब्लैक दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसको काला रोली कहा गया है। ठीक है, कारण ये है, ऐसा नहीं कि ये तो भूरी रोली है, नहीं है, ये काली रोली है। क्योंकि भूरी रोली के जो लक्षण है वो कहां पर दिखते हैं? पत्तियों पर दिखते हैं, वो स्तंभ पर नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, अब यहां देखोगे तो कहोगे सर ये तो ऑरेंज है, ये पीला है क्या? ये पीला नहीं है, ये भूरा ही है। ठीक है,
इसको भूरा रोली रोग ही कहा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे खेत के हिसाब से, ठीक है। उस समय पर हमें ये दूर से देखने पर हल्का भूरा रंग दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भूरी रोली कहते हैं। और जहां पर भूरी रोली लिखी है वहां पर लिख लो बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, पर्ण रोली कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्ण रोली, मतलब पत्तियों पर दिखने वाला रोली रोग जो है, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, पर्ण रोली कहेंगे। अब यहाँ पर एक खास बात जो है वो ध्यान रखना, क्या चीज है कि आपका पत्तियों पर धब्बे दिख रहे हैं, स्पॉट बने हुए दिख रहे हैं, ये क्या बिल्कुल कतार में है या इधर उधर है, सारे इधर उधर है ना, यही बात याद रखनी है। क्योंकि अगला जो हमारा रोली रोग है पीला रोली रोग, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये पीला रोली रोग जो है उसकी खास बात यही है कि इसमें जो स्पॉट बनते हैं ना वो इधर उधर नहीं बनते, ये बिल्कुल लाइनों में बनते हैं, ठीक है। और कोई पतली सी जो पट्टी है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, स्ट्राइप कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइप, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइप रोली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्राइप रोली कहते हैं, ठीक है। कोई भी पतली सी पट्टी होती है ना उसको हम स्ट्रिप या स्ट्राइप कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने कि बिल्कुल पट्टियों में बन रहे हैं धब्बे, इसीलिए इसको स्ट्राइप रोली कहते हैं। तो तीनों अलग है या नहीं है, लग रहा है ना, ठीक है। काले रोली रोग के अंदर गहरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं, भूरे रोली रोग के अंदर हल्के भूरे से गहरे भूरे बनते हैं, ठीक है, या नारंगी भी कई बार देखने को मिलते हैं। और पीले रोली रोग की बात करें तो यहां पर हमें नींबू के कलर के या फिर हमें हल्के पीले रंग के जो धब्बे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और उनकी खास बात क्या है कि वो एक पट्टी में ही, निश्चित पट्टी में होंगे, वो कभी भी पूरी पत्ती पर नहीं फैलते, ठीक है। एक बात बताओ, अब ये जो पत्ती है क्या ये अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगी क्या, पूरा नहीं कर पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कम हो गया। और फोटोसिंथेसिस अगर कम हुआ तो क्या पौधा वृद्धि करेगा, नहीं करेगा। वृद्धि नहीं करेगा तो दाने बनेंगे, और गलती से बन गए तो खराब हो जाएंगे, बस वो खराब दिखेंगे। कैसे दिखाई देते हैं उसका भी डायग्राम अपने पास है, ठीक है। एक बार अपन पहले सारे रोली रोग हैं उसका डायग्राम देख लें। ये जो अगला रोली रोग है बेटा वो कौन सा है, सफेद रोली रोग है। कौन सा है, सफेद रोली रोग, व्हाइट रस्ट है। और सफेद रोली रोग किसमें होगा, सरसों में। ब्रैकेट में लिख लेना उसको, ब्रेसिका फैमिली या ब्रेसिका कुल की फसलें। ब्रेसिका कुल पता है कौन कौन आता है सरसों के अलावा, फूल गोभी, पत्ता गोभी और सरसों तो आई गई, और हाँ ब्रोकली भी उसके अंदर है। और अरे सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए तुम, सर्दियों में आती हो मूली, ठीक है। तो उसको याद रखना कि ब्रेसिका कुल की जो फसलें हैं उनके अंदर ये रोग दिखता है, चाहे वो आपकी सरसों हो, चाहे मूली हो, चाहे गोभी हो, ठीक है। तीनों फसलें उनके अंदर ये रोग दिखता है। तो जहां सरसों लिखा है ना उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो ब्रेसिका कुल की फसलें, ठीक है। सभी ब्रेसिका कुल की फसलों में दिखेगा, इसके अलावा कहीं पर नहीं दिखता। अब यहां पर देखना बेटा, आपने देखा है क्या ऐसा, कभी नहीं देखा, चलो ठीक है, इस बार अगर फील्ड में यहां हुआ तो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर के जो धब्बे दिख रहे हैं बेटा ये हटते नहीं है, ठीक है। आप इसको पत्ती से हटाना चाहो कि हाथ से इसको झटकार के तुम इसको हटा दो तो ये हटेंगे नहीं, क्योंकि ये पत्ती पर चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और कारण क्या है कि ये जो हमारे सफेद धब्बे हैं ना इनके अंदर भी बीजाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इन बीजाणुओं के बीच में जिलेटिन होता है। क्या होता है, जिलेटिन। और जिलेटिन का काम क्या है, चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो इन बीजाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है, इस वजह से ये अलग अलग नहीं होते। भूरे रोली रोग में वहां पर जो है वो बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में, लेकिन यहाँ पर ये हवा में नहीं उड़ते, ठीक है। कहां पर जाएंगे फिर ये, कहां जाएंगे, चलो पत्तियों पर तो है, यहां से बीजाणु कहां जाएंगे फिर, अगर हवा के साथ नहीं उड़ते तो कहां जाएंगे, मृदा में जाएंगे, ठीक है। और मृदा में भी जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये हमारी जो व्हाइट रस्ट या सफेद रोली है इसको हम जल जनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जल जनित रोग। तो हमारे पास मृदा जनित कवक कई आ गई, बहुत सारी आ गई ना,
ठीक है। बीज जनित भी आ गई, बीज जनित इसके जस्ट बाद आने वाली है, उसकी बात करेंगे। वायु जनित कौन सी कवक? पक्सीनिया। जल जनित कौन सी कवक? अल्बुगो कैंडिडा। कौन सी बेटा? अल्बुगो कैंडिडा, जिससे सफेद रोली रोग हुआ है। तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये जब यहाँ पे हमारी कवक है तो क्या सरसों का फूल ऐसा दिखता है क्या? नहीं। तो इसके फूल भी ऐसे हो जाते हैं। क्या पत्तियां ऐसी दिखती है? नहीं दिखती। तो पत्तियां भी कुरूपित हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पौधा वृद्धि नहीं कर पाता। अगली बात करें, ये आपका लाल रोली रोग है बेटा, ठीक है। ये किसके अंदर है? चाय के अंदर। तो चाय की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर इस तरह से लाल रंग के और भूरे रंग के धब्बे जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से बनते हैं, जिसकी वजह से चाय की फसल कई बार पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि खास बात क्या है कि ये जो हमारे धब्बे हैं वो पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, ओके। और ऊपरी सतह पर जब तक हमें नहीं दिखेगा तब तक हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी वजह से फसल कई बार खराब होती है। ये हमारे 5 रोली रोग हैं जिनके डायग्राम्स हैं। अब तो समझ गए, देख लिया किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करें बेटा हम किसकी? हमारे जो कवक है पक्सीनिया, जो हम पढ़ रहे हैं हमारे गेहूं के अंदर, उसके जीवन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं कि ये चलती कैसे है, ठीक है। इसके जीवन चक्र को समझने के लिए हमें पहले एक चीज समझनी जरूरी है। कल ही हमने बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर, मतलब हमने बात करी थी कि 2 लोग होते हैं। एक तो जो घर में आता है उसे क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं। और एक जो घर में रहकर उनकी मेजबानी करता है उसे होस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर पक्सीनिया क्या है? होस्ट है क्या? गेहूं उसके ऊपर जाके गिर जाता है, क्या हुआ? वो गेस्ट हुआ, वो आ रहा है। और गेहूं कौन है? वो अपने खेत में खड़ा है बेचारा, वो कौन हुआ? होस्ट हुआ। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। गेस्ट कौन है? बाहर से आने वाला। बाहर से कौन आ रही है? पक्सीनिया। गेहूं बेचारा अपने खेत में है, वो कौन हुआ? होस्ट हुआ। मतलब जो उसको पोषण प्रदान करेगा उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। और पक्सीनिया को पोषण कौन प्रदान कर रहा है? गेहूं, ठीक है। तो अब होस्ट से हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है कि होस्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये बड़ी एक फनी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि आपके घर पे मेहमान आए, ठीक है, उससे तुम समझ सकते हो बहुत अच्छे से। मेहमान आए आपके घर पे, ठीक है, और आपको पता लग गया कि मेहमान आने वाले हैं। आप मार्केट चले गए कि ना हम यहाँ रहेंगे ना गेस्ट को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो गेस्ट आए और आप कहाँ चले गए? मार्केट चले गए। क्या आप उन्हें मिले? नहीं मिले। आप मार्केट में घूम रहे हो 5-6 घंटे तक कि यार वो परेशान होकर चला जाए, मुझे मिले ही नहीं। तो आप उनके क्या हो बेटा? प्राइमरी होस्ट हो, प्राथमिक परपोषी हो। क्या हो उनके? प्राथमिक परपोषी। मतलब वो आना तो आपके घर पे ही चाहते थे, ठीक है, तो आप उनके प्राइमरी होस्ट हो गए। लेकिन हुआ क्या कि जो गेस्ट हैं वो भी बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया? आपके पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये तो कहीं मार्केट चले गए, मेरे पास फोन नंबर भी नहीं है, मुझे थोड़ी देर तक रुकने दो, वो जब आ जाएंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, गांव में तो होता है ना। कोई कहता है ये कालू जी कहाँ गए? कि ये तो खेत पे गए। तो कोई बात नहीं, भूरा जी के यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब कालू जी आएंगे तो उनके वहां चल जाएंगे। तो यही चीज कौन करता है बेटा? पक्सीनिया करता है। कौन करता है? पक्सीनिया। समझ में आ गई बात? अब यही बात कौन करेगा? पक्सीनिया करेगा। तो पक्सीनिया जो है वो सबसे ज्यादा, इसको हम मेन होस्ट कह सकते हैं या फिर प्राइमरी होस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्राथमिक परपोषी। मतलब मुख्य रूप से हमारी कवक जिसके ऊपर रहना चाहती है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक परपोषी, ठीक है। तो प्राथमिक परपोषी कौन है बेटा? हमारा जो गेहूं है वो है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें लक्षण दिख रहे हैं और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक परपोषी, ठीक है। अब एक बात बताओ, गेहूं को आपने कब लगाया बेटा? अक्टूबर नवंबर में लगाया है ना। उसको काटेंगे कब? मार्च अप्रैल में काट लेंगे।
अब वो तो चला गया, अब वो कब आएगा वापस? अगले साल आएगा, अक्टूबर नवंबर में। अब उसके बीच में पक्सीनिया कहाँ जाएगी? ठीक है, तो पक्सीनिया ने क्या करा, अपना एक नया परपोषी या अपना एक अगला होस्ट जो है वो ढूंढ लिया। ठीक है, उस होस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट होस्ट कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरा जो नाम है वो दे सकते हैं, इसको प्राथमिक परपोषी के अलावा हम इसको कह सकते हैं एकांतर परपोषी। क्या कह सकते हैं बेटा? एकांतर परपोषी। ठीक है, मतलब जिस समय पर हमारा प्राथमिक परपोषी है वो खेत में उपलब्ध नहीं है, उस समय तक हमारी कवक जिस पर जीवित रहती है उसे हम क्या कहेंगे? एकांतर परपोषी कहेंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल सी है। अगर गेहूं रहेगा तो गेहूं क्या हो गया? प्राथमिक परपोषी। और गेहूं काट लिया, अगले साल आएगा, उसके बीच में उस समय के लिए पक्सीनिया जिस पर जीवित रहती है उसे हम क्या कहेंगे? एकांतर परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एकांतर परपोषी। अब यहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि काला रोली रोग अलग है, भूरा रोली रोग अलग है और पीला रोली रोग अलग है। ठीक है, तीनों के एकांतर परपोषी भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यही बात जो है वो हमें यहां पर याद रखनी है, और याद रखना बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। जब हम बात करते हैं किसकी? काले रोली रोग की बात करते हैं, तो उसका जो एकांतर परपोषी है उसका नाम याद रखना। प्राथमिक परपोषी तो तीनों का कौन है? गेहूं है। ठीक है, प्राथमिक परपोषी तो वही है, लेकिन एकांतर परपोषी बदल जाता है। क्या नाम है बेटा इसका? महोनिया। क्या नाम है? अमोनिया नहीं है, महोनिया है। क्या है? महोनिया। या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं? बारबेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बारबेरी। और ये क्या होता है? एक वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष होगा, एक पेड़ होगा, उस पेड़ पर ये कवक चली जाती है। कैसे जाएगी जरा बताना? उड़ के ही जाएगी। पेड़ पर जाना है गेहूं से तो उड़कर ही जाना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसे वायु जनित कवक कहा है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात करें हमारे किसके? भूरे रोली रोग के बारे में। ठीक है, तो भूरा रोली रोग जो है उसके लिए इस नाम को याद रख लेना, इस नाम को रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के पीछे दे रखा है। ठीक है, आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है और जेट बिल्कुल अच्छे से आराम से पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन जो है वो 99% लोगों को पता ही नहीं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका नाम क्या है बेटा? थैलिक्ट्रम। क्या नाम है? थैलिक्ट्रम जैपोनिकम। क्या नाम है इसका? थैलिक्ट्रम जैपोनिकम हमारे इस परपोषी का नाम है। किसका परपोषी है ये? भूरे रोली रोग का। ठीक है, प्राइमरी होस्ट या फिर प्राथमिक परपोषी तो गेहूं हो गया, एकांतर परपोषी कौन हुआ? थैलिक्ट्रम जैपोनिकम। किसका है बेटा? ये भूरे रोली रोग का है। ठीक है, अगली बात करें, लास्ट कौन है हमारा? पीला रोली रोग। इसके लिए हम बात करें तो ये हमारा क्या है? एक जो खरपतवार है वो है। खरपतवार आपने पढ़ लिए सारे? ठीक है, आपने क्वैक ग्रास का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे, इसका भी डायग्राम लेकर आया हूं। क्वैक ग्रास जो होती है ना बेटा, उसका नाम क्या है? एग्रोपायरोन रिपेंस। क्या नाम है? एग्रोपायरोन रिपेंस। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्वैक ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वैक ग्रास जो है इसका सामाजिक नाम है, कॉमन नाम है। ठीक है, तो तीनों के हमारे जो एकांतर परपोषी हैं वो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है वो काले रोली रोग के लिए पूछता है बेटा। ठीक है, वो हमें सिंपल सा याद हो गया, सबसे सिंपल नाम उसी का ही है। क्या है? महोनिया या फिर बारबेरी वृक्ष। ठीक है, भूरे रोली रोग का कौन है? थैलिक्ट्रम जैपोनिकम। और पीले रोली रोग का कौन है? एग्रोपायरोन रिपेंस। बस इतना ही याद रखना, ये आपके लिए नहीं है, ये दोनों नाम जो है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको बस तीनों के जो एकांतर परपोषी है वो याद रखने हैं। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद मैं एकांतर परपोषी की डेफिनेशन लिखा देता हूं।
चलो लिख लिया बेटा। चलो अब तो हो गया, अभी तक नहीं लिखा गया, 3 तो नाम लिखने हैं। चलो आगे चलें। ओके, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है? महोनिया वृक्ष की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? महोनिया वृक्ष की। ये जो हमारे स्पोर्ट थे वो बिल्कुल कैसे हैं? जैसे गेहूं के अंदर हमने देखे थे, है ना, जो काले रोली रोग के हैं उसी के हमारे ये स्पोर्ट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल भूरे रोली रोग की तरह दिख रहे हैं। कारण क्या है कि जो 5 प्रकार के स्पोर्ट हमारी कवक बनाती है उसके अंदर जो सबसे पहले बीजाणु बनते हैं, 2 बीजाणु जो शुरुआत के बनेंगे, उनका रंग जो है वो हमारे रोली रोग का निश्चित रंग है। लेकिन इसके बाद जो भी हमारे स्पोर्ट बनते हैं वो सभी हल्के भूरे रंग के बनते हैं। कैसे बनते हैं? ठीक है, तो एकांतर परपोषी पर जितने भी स्पोर्ट बनेंगे वो हल्के रंग के होंगे। ठीक है, इसलिए हमको ये अलग दिख रहे हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि ये क्या है? महोनिया वृक्ष। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं, आपको पता रहे कि हाँ इस तरह से बनते हैं। तो ये महोनिया वृक्ष है, उसकी पत्तियां। ये जो हमारा पौधा दिख रहा है ये कौन सा है? थैलिक्ट्रम जैपोनिकम। कौन सा है बेटा? ये जो है पौधा वो एक फूल वाला पौधा है। ठीक है, ये वृक्ष नहीं होता है। क्या है? ये फूल वाला एक पौधा है जिसका नाम क्या है? थैलिक्ट्रम जैपोनिकम। ठीक है, और तीसरी बात करें तो हमारा जो अगला परपोषी है, एकांतर परपोषी पीले रोली रोग का, कौन है? एग्रोपायरोन रिपेंस या क्वैक ग्रास। ये इस तरह से हमको दिखता है बेटा, इसको हम व्हीट ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, गेहूं जैसा दिख रहा है ना, इसको व्हीट ग्रास भी कहते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है कि इसमें इस तरह से फूल आ जाते हैं, गेहूं की तरह दाने नहीं लगते। इस तरह से इसके बीज जो है वो बनते हैं।
ठीक है, आप इसको गेहूं के बीच में या गेहूं की फसल के आसपास बहुत आसानी से देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एग्रोपायरॉन रिपेंस या फिर हमारी क्वैक ग्रास। ठीक है, आपके लेवल पर क्वैक ग्रास का नाम नहीं पूछा हुआ है, लेकिन जो हमारे एमएससी लेवल का जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइंटिफिक नेम ऑफ क्वैक ग्रास इज, क्वैक ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, एग्रोपायरॉन रिपेंस। ठीक है, तो ये आपके वीट साइंस का एक क्वेश्चन भी है। तो ये हमने यहां पर ये चीज समझी। दूसरा एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बेटा कि गेहूं का रोली रोग किस खरपतवार पर जिंदा रहता है। देखो महोनिया तो क्या है, वृक्ष है, वो खरपतवार नहीं है। जो हमारा थैलिक्ट्रम जैपोनिकम है वो फूल वाला पौधा है, वो भी खरपतवार नहीं है। बचा कौन, एग्रोपायरॉन रिपेंस। तो गेहूं का जो रोली रोग है वो किस पर जीवित रहता है, एग्रोपायरॉन रिपेंस जो है उस खरपतवार पर जीवित रहता है। ठीक है, चलिए ये हमारे तीनों एकांतर परपोषी हैं, उनकी बात कर ली। डेफिनेशन लिख लो एक बार, एकांतर परपोषी क्या है। एकांतर परपोषी या फिर इसमें लिखो अल्टरनेट होस्ट। ठीक है, एकांतर परपोषी के आगे ब्रैकेट में लिख लो अल्टरनेट होस्ट। और इसकी डेफिनेशन लिखें, वह परपोषी जो मुख्य परपोषी के अभाव में, वह परपोषी जो मुख्य परपोषी के अभाव में कवक को जीवित रखता है, जो मुख्य परपोषी के अभाव में कवक को जीवित रखता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एकांतर परपोषी। ठीक है, और प्राइमरी होस्ट या फिर जो हमारा प्राथमिक परपोषी है वो तो समझ में आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें बेटा किसकी, इसके स्पोर के नाम की, कि कितने प्रकार के स्पोर जो है ये बनाती है। अभी आज कुछ नहीं करना, लास्ट इसके पांचों के नाम लिखने, कल आप इन पांचों के नाम एक बार पढ़ के आएंगे। ठीक है, ताकि आप जब आएंगे तो आपको पांचों के नाम पता होंगे कि क्या क्या स्पोर हैं। तो सबसे पहला जो स्पोर है बेटा वो कौन सा है, यूरेडोस्पोर। कौन सा है, यूरेडोस्पोर। दूसरा जो है वो कौन सा है, टीलियोस्पोर। कौन सा है बेटा, टीलियोस्पोर। तीसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है बेटा, बेसिडियोस्पोर। कौन सा है, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, पिक्नोस्पोर। कौन सा है, पिक्नोस्पोर। और लास्ट हमारे पास बनता है बेटा एसियोस्पोर। ठीक है, ये पांचों नाम याद करने। ठीक है, पहला कौन सा बना, यूरेडोस्पोर, दूसरा टीलियोस्पोर, तीसरा बेसिडियोस्पोर, चौथा पिक्नोस्पोर और पांचवा एसियोस्पोर। 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। 2 बनते हैं गेहूं पर, 2 बनते हैं हमारे अल्टरनेट होस्ट या एकांतर परपोषी पर, और 1 बनता है मृदा पर। ठीक है, शुरू के 2 गेहूं पर, आखिरी के 2 एकांतर परपोषी पर, और बीच में जो बच गया वो मृदा पर बनता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो है वो नाम है, इनको कल याद करके आएंगे, कल एक बार पढ़ के आना, ताकि हम यहीं से इसको आगे स्टार्ट करेंगे।